Okay, ji, Assalamu alaikum. So today we would be doing a latest past paper. This past paper is February March 2024. Today we would be doing February March 2024 latest past paper. Okay. So let's start. आ जाए भाई start करते हैं पहले पहले क्वेश्चन से. सही है. Question number 1. Question number 1. A person buys two pair of socks. What does the purchase of the second pair of socks leads to? A decrease in marginal productivity. नहीं, हमने तो ये पढ़ा है कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश होती है. तो यस, आंसर इज बी. अ डिक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी, एन इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एन इंक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी नहीं. तो ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है. आंसर इज बी. वेरी इजी. पहले वाला एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए भाई. दूसरा वाला भी रटा रटाया है. व्हाट डज एन इंडिफरेंस कर्व शोज? इंडिफरेंस कर्व की क्या डेफिनेशन है? इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट एन कंज्यूमर कैन परचेज एट अ गिवन प्राइस. सही है. तो पढ़ता हूँ. द अमाउंट ऑफ टू प्रोडक्ट्स अचीवेबल विद गिवन इनकम एंड प्राइस है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स अ कंज्यूमर इक्वल यूटिलिटी. यस, ये हो सकता है. द इनकम अवेलेबल टू बाय द गुड्स. नहीं. द रेट एट विच मार्जिन यूटिलिटी चेंजेस एज कंजम्पशन चेंजेस. नहीं. इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. इसको क्या कहते हैं? ये जो डी वाला लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. कि जब मैं एक अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चूज करता हूँ, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ये क्या है भाई? जब मैं एक अलग फैक्टर को चूज करता हूँ तो कितना मार्जिन यूटिलिटी में चेंज आ रहा है, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. नोट्स में भी लिखा हुआ है. ठीक है. तो सर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है टू का बी. द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर दैट गिव्स अ कंज्यूमर इक्वल यूटिलिटी, सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है जिसके ऊपर. ठीक है. थर्ड वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप सवाल को गौर से पढ़ेंगे तो ये भी फौरन हो जाएगा. इजी है. द टेबल शोज टोटल अमाउंट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे. ठीक है, ये रहा भाई. फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड एक्स एंड द टोटल एक्सटर्नल बेनिफिट दैट अराइज फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एक्स. ये टोटल एक्सटर्नल बेनिफिट दिया हुआ है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल सोशल बेनिफिट व्हेन 5000 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड? ये बोल रहा है कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट क्या होगा जब 5000 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे होंगे. पहले मुझे सिर्फ इतना बता दो. कोई बच्चा मुझे चैट बॉक्स में बता दे कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट की डेफिनेशन क्या होगी. कोई बच्चा मुझे पहले सिर्फ डेफिनेशन बता दे. मार्जिनल सोशल बेनिफिट की डेफिनेशन क्या होगी? एडिशनल बेनिफिट received by consuming additional units. Additional benefit received by consuming additional units. Additional benefit received by consuming additional units. तो मुझे जरा बताओ. ये है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. तो अब हमें अगर मार्जिनल निकालना है तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि एडिशनल कितने यूनिट्स मैंने कंज्यूम करे तो मुझे कितना एडिशनल बेनिफिट मिला. तो मैं इन इन दो लाइंस को कंपेयर करके आंसर को चेक करूंगा. ऐसा ही है भाई. इतनी बात मानते हो तो चैट बॉक्स को ओके कर दो. मार्जिनल सोशल बेनिफिट होता है एडिशनल बेनिफिट रिसीव्ड बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट. तो 4000 के बाद मैंने 5000 यूनिट्स कंज्यूम करे, तो ये जो 1000 यूनिट्स है इसका एडिशनल निकालना है. सही. ऐसा ही है. इसका निकालना है मुझे. सही है. अच्छा, अब सुनना. सोशल बेनिफिट की इक्वेशन होती है प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट. ऐसा ही है. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ. अगर मैं विलिंगनेस का डिफरेंस निकालूं, अगर मैं अगर मैं विलिंगनेस का डिफरेंस निकालूं तो विलिंगनेस का डिफरेंस कितना आ रहा है? एडिशनल क्या विलिंग हो पे करने के लिए? 20. एडिशनल विलिंगनेस कितनी है? 20. अच्छा, एडिशनल बेनिफिट कितना हो रहा है?
एडिशनल बेनिफिट कितने का हो रहा है? एडिशनल बेनिफिट हो रहा है 12 का। कितने का हो रहा है? 12 का। ऐसा ही है भाई, एडिशनल बेनिफिट 12 का है, और एडिशनल जो आप प्राइस पे करने के लिए विल कर रहे हो वो है 20। तो टोटल फायदा कितना हुआ है? टोटल बेनिफिट कितना होगा? विलिंगनेस का 20 और एक्सटर्नल बेनिफिट का 12, तो कितना हो जाएगा यार? 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 32। ऐसा ही है भाई, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है निकालने का, ये है वे नंबर 1। ये एक तरीका है निकालने का, ये है वे नंबर 1। सर वे नंबर 2 क्या होगा कि आप पहले निकालो इसका फोर्थ यूनिट के ऊपर आप निकाल लो। फोर्थ यूनिट के ऊपर आपने निकाला, कितना हो गया? 280 प्लस 68। कौन बच्चा बताएगा? 280 प्लस 68, 280 प्लस 68 कितना होगा? 348 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है। और अगर मैं फिफ्थ यूनिट के ऊपर निकालूं, तो फिफ्थ यूनिट के ऊपर कितना होगा? 300 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 380। ऐसा ही है। ऐसा ही है भाई, सही लिखा है मैंने। तो 380 और 48 का, 348 का जो डिफरेंस है, एडिशनल एडिशनल डिफरेंस है जो इन दोनों का, वो कितना है? ये आई थिंक 32 ही आएगा। ठीक है, तो दैट इज वाई योर आंसर इज बी। ओके, समझ आ गया? क्लियर? थर्ड वन इज क्लियर? सही है, थर्ड वन इज क्लियर, बात एक ही है। फोर फोर इज रियली इजी, एक सेकंड में होना चाहिए। द स्टेटमेंट एंड द टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन जैसे ही मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में बत्ती जल गई कि ये थ्योरी ऑफ सप्लाई के चैप्टर से। ये थ्योरी ऑफ सप्लाई के चैप्टर से, और थ्योरी ऑफ सप्लाई के मुताबिक प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? एम पी के अपॉन पी के इज इक्वल टू एम पी एल अपॉन पी एल। इसका क्या मतलब होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ लेबर। अच्छा, अब पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ, क्या? अच्छा, आप पढ़ते हैं पहले। अमाउंट ऑफ डैश obtained from each combination of dash and can be used to give information about dash। तो पहले वन वाले में चेक कर दें। द प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ डिमांड, आउटपुट, आउटपुट डिमांड तो नहीं हो सकता, फ्रॉम ईच कॉम्बिनेशन ऑफ, फ्रॉम ईच कॉम्बिनेशन ऑफ, फ्रॉम ईच कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर, लेबर इनपुट, इनपुट भाई जब इनपुट डालूंगा तो आउटपुट आएगा ना। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आंसर सी या डी है। ना तो आंसर ए है ना तो आंसर बी है, आंसर है सी या डी। इनपुट डालूंगा तो आउटपुट बाहर आएगा, और इसको कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? द नंबर ऑफ आउटपुट्स दैट यू रिसीव आफ्टर प्लेसिंग इनपुट्स, डिफरेंट अमाउंट ऑफ इनपुट। इनपुट लगाने पे कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स आपको मिलेंगे, बस ये इस लाइन को फुलफिल करता है। तो आई थिंक आंसर इज सी। ओके, ओके है। फोर का सी बहुत इजी। फाइव, अगेन वेरी इजी। फाइव, टू फर्म्स सेलिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट फाइंड इट मोर एफिशिएंट टू मर्ज। पहले दो फर्म थी, अब मर्ज हो गए तो कितनी हो गई? एक हो गई। तो भाई पहले दो फर्म थी, पहले दो फर्म थी, डिमांड कौन सी थी? इलास्टिक। अब एक फर्म हो गई ना भाई, मर्ज हो जाएंगे तो एक हो जाएंगे, तो डिमांड कौन सी हो जाएगी? डिमांड हो जाएगी इन इलास्टिक। ठीक है। अच्छा, विच कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स हाउ द मर्ज्ड फर्म्स एवरेज कॉस्ट एंड डिमांड कर्व आर एक्सपेक्टेड टू चेंज। बताओ भाई क्या होगा? जब दो फर्म आपस में मर्ज करेंगी तो एवरेज कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। जब दो फर्म आपस में मर्ज करेंगी तो एवरेज कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कम भी होगी, लेकिन कम ही होगी ना। क्यों? क्योंकि जब दो फर्म आपस में मर्ज करेंगी तो वो अब बन जाएंगी लार्ज फर्म। और आपको याद हो तो लार्ज फर्म काम करती है बड़े पैमाने पे। बड़े पैमाने का मतलब लार्ज फर्म ऑपरेट्स ऑन अ लार्जर स्केल, और वो बल्क परचेजिंग करता है, बहुत सारे और भी चीजें करता है, टेक्निकल इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी, जिसकी वजह से उसको डिस्काउंट्स मिलते हैं और उसकी एवरेज कॉस्ट कम होती है। तो एक बात क्लियर है कि आंसर है बी। और इन इलास्टिक, क्योंकि सब्सटीट्यूट्स कम हो गए ना, पहले दो फर्म थी, डिमांड इलास्टिक थी, अब एक हो गई तो डिमांड इन इलास्टिक हो गई। सही। सिक्स,
सिक्स वाला मैं स्कूल से करूंगा तो देखिएगा आप सिक्स वाला। दैट दिस डायग्राम शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ अ फर्म, ठीक है, ऑपरेटिंग इन एन इम्परफेक्ट मार्केट। तो जैसे ही इम्परफेक्ट का नाम सुना तो दिमाग में बत्ती जल गई कि भाई या तो मोनोपोली, या तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या तो ओलिगोपोली। दिमाग में बत्ती जल गई, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर ओलिगोपोली, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। जैसे ही डिमांड कर्व्स मैंने देखे ना तो मेरे दिमाग में बत्ती जल गई कि यार उस्ताद ये सवाल है ओलिगोपोली का नहीं है, या मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक है। लेकिन फिर मैंने जैसे ही और गौर करा तो मुझे समझ आ गया सवाल है मोनोपोली का। कह रहा है द फर्म इज करेंटली ऑपरेटिंग एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब अभी ये ऑपरेट कर रही है MC इज इक्वल टू MR के ऊपर, ठीक है। इट विशेस टू प्रोड्यूस एट द सेल्स मैक्सिमाइजिंग लेवल। यार आपको याद है मैंने आपको जो कल पास पेपर कराया था ना उसमें मैंने आपको बताया था मोनोपोली का पहला स्टेज होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। आज वापस सुन लेना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग में किधर ऑपरेट करते हैं, MC इज इक्वल टू MR। फिर एक होता है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। क्या कह रहा है ये, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है, टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो टोटल रेवेन्यू कब मैक्सिमाइज होगा, जब MR जीरो होगा और टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पर होगा, ठीक है। सवाल कह रहा है सेल्स मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है सेल्स मैक्सिमाइजिंग। तो आप याद रखना सेल्स मैक्सिमाइजिंग के ऊपर आपका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होगा। फिर मोनोपोली का एक और स्टेज होता है जिसको कहते हैं हम लोग कंटेस्टेबल मार्केट। कंटेस्टेबल मार्केट को क्या कहते हैं, प्रॉफिट सेटिस्फाइंग लेवल। तो आपको याद है कंटेस्टेबल मार्केट में आप लोग ऑपरेट करते हो बिटवीन MC एंड ETC। आप कहाँ ऑपरेट करते हो, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट के बीच में। तो अब आप ढूंढते हैं, ये कह रहा था कि ये पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के ऊपर इसी वाले पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा था, अब ये कह रहा है कि ये सेल मैक्सिमाइजिंग पे ऑपरेट कर रहा है। मतलब ये ऑपरेट कर रहा है इस E2 के ऊपर। तो भाई पहले क्वांटिटी थी O से लेकर W तक। तो सारे ऑप्शन में OW है, सारे ऑप्शन में OW है, सिर्फ एक में नहीं है, इसमें OY है। तो पहले वाला ये ऑप्शन तो गलत कर देता हूँ मैं, ये सीधा सीधा गलत हो गया, ठीक है। अब तीन ऑप्शन रह गए ABC। तो पहला पढ़ता हूँ OW टू OX। तो OW तो ठीक है, अगर मैं OX वाला मार्क करता हूँ तो OX पे देखो MR जीरो पर है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पर होगा, तो ये तो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन हो गया, तो A गलत हो गया। अब आंसर रह गया B या C। बी वाला देखता हूँ OW टू OY पे तो मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस इक्वल है, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है एलोकेटिव एफिशिएंसी को, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर बचता है OW टू OZ। समझ आ गया, समझ आ गया भाई। तो मैं आप लोगों के लिए आपकी आसानी के लिए छोटा सा लिख भी देता हूँ कि इसके अंदर तो हो रहा है PML टू सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, इसके अंदर हो रहा है PML टू एलोकेटिव एफिशिएंसी, और ये तो रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। सही है, तो आई थिंक ये इजी था यार। कसम से ये तो होना चाहिए यार, एक सेकंड में होना चाहिए, मैं इस पे ज्यादा बहस भी नहीं करूंगा। 7, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर डायनेमिक एफिशिएंसी लीस्ट लाइकली टू अकर। सीधा सीधा कर दो इसका आंसर, परफेक्ट कंपटीशन। लीस्ट लाइकली किसमें, सबसे कम चांस है कि डायनेमिक एफिशिएंसी अकर हो। आपको याद है कल इसके ऊपर सवाल भी आया था जो हमने पास पेपर कराया था, डायनेमिक एफिशिएंसी के अंदर एवरेज टोटल कॉस्ट ओवर द टाइम कम होती है। एवरेज टोटल कॉस्ट ओवर द टाइम कम होती है, जिसकी वजह से आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट मारता है। लास्ट वाला जो पास पेपर कराया था आपको उसमें ये करवाया था, ठीक है। तो आंसर ABC नहीं हो सकता सर। परफेक्ट कंपटीशन में क्यों लीस्ट लाइकली है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट होता है, और परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लोगों के पास परफेक्ट नॉलेज होती है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ओके। अच्छा 8, विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्ट लाइकली टू ओवरकम द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। यार ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या है, आज वापस समझ लो, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा है ओनर और एक बंदा होता है शेयर होल्डर या मैनेजर। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम आ सकती है, भाई ओनर का मोटिव होता है प्रॉफिट और शेयर होल्डर का मोटिव होता है डिविडेंड्स।
सर ओनर का मोटिव है प्रॉफिट, शेयर होल्डर का मोटिव है डिविडेंड। तो अगर ओनर का प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर होल्डर का डिविडेंड कम हो जाएगा, और अगर शेयर होल्डर का डिविडेंड बढ़ेगा तो ओनर का प्रॉफिट कम होगा। तो ये फटा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। ये क्या हो गया, ये दोनों के दरमियान फड्डा हो गया, इस फड्डे को कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। ऐसा ही है। तो आप पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग मंथली सैलरीज ऑफ वेटर्स इन अ रेस्टोरेंट टू डिक्रीज देयर डिपेंडेंस ऑन टिप्स फ्रॉम देयर कस्टमर। क्या ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है? 8। नहीं। जो कह रहा है कि भाई मैं अपने वर्कर की सैलरी बढ़ा रहा हूँ, वर्कर तो सैलरी पे काम कर रहा है ना, ये तो नहीं हो सकता। लिमिटिंग वर्कर्स पे विद द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू मोटिवेट देम टू रेज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। ये आ गया फड्डे वाली बात, कि ये वर्कर की पे को रोक रहा है ताकि फर्म का प्रॉफिट बढ़े। तो भाई जब फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, भाई मुझे दिख रहा है कि एक स्कूल बहुत ज्यादा पैसे कम, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक लॉजिक बताता हूँ आज। जब मैं क्लास में पढ़ाने जाता हूँ ना किसी कॉलेज में, तो मैं यूं गिनता हूँ बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 40 बच्चे अगर मेरी क्लास में बैठते हैं, मेरी एक क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक लोगों के पास ये माइंडसेट नहीं आएगा ना, दे कैन नॉट ग्रो इन लाइफ। देखो हर इंसान की कीमत है, उसको पता चलनी चाहिए। कराची के अंदर, सिंस इस क्लास में ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी है, कराची के अंदर एक स्कूल, एक कॉलेज की 1 महीने की फीस है 50,000 रुपये, अच्छी कॉलेज की, जहाँ पे हम पढ़ाते हैं। तो अगर मेरी क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, और 40 बच्चे बैठे हुए हैं, दे आर पेइंग 50,000, तो 4 5 से इट्स 20 लाख रुपीज। कितने, या ज्यादा ही होंगे शायद। अगर 50,000 रुपये एक बच्चा दे रहा है तो 20 लाख रुपीज बनते हैं। और लेट सपोज कि वो मुझे 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, तो यार 1 लाख 20 लाख का कितना परसेंट बन गया? 1 लाख 20 लाख का कितना परसेंट बन गया? 5%। कितना? 5%। तो अब आप खुद सोचो पाकिस्तान में लोगों को कितना अंडर वैल्यू करा जाता है। ठीक है। तो देखो, 8 का ए गलत है, 8 का बी ही आंसर है, लेकिन हम बाकी भी पढ़ेंगे। ये देखो ये फड्डे वाली बात हो गई ना, कि मैं वर्कर की पे को नहीं बढ़ाऊं, मैं सिर्फ अपने पैसे बना लूं, अगले को छोड़ दूं। देखो याद रखना, एक सिस्टम, अगर एक सिस्टम जीत रहा होता है ना, एक बंदे की कामयाबी कामयाबी के पीछे वजह ये होती है कि वो अपने साथ साथ दूसरे को भी ग्रो करता है। जैसे अगर मैं प्राडो में बैठ रहा हूँ और अगला अगर मेहरान में, तो अगला विट्स भी खरीद रहा है भाई, फिर तो मेरा भी लेवल बढ़ रहा है, उनका भी लेवल बढ़ रहा है। अब अगर ये करेगा ना, तो फिर वर्कर इसका चोरी करेगा, खाने में से डंडी मारेगा, खाना सही नहीं बनाएगा, लेट आएगा, तो ये फड्डे वाली बात हो गई। अच्छा, सी मेकिंग फुल टाइम पेमेंट इन एडवांस टू अ लॉयर टू मोटिवेट हिम टू प्रिपेयर अ लीगल केस वेल। इसमें कुछ इसका कुछ भी नहीं है, कोई फड्डा नहीं है इसमें। ऑफरिंग प्री पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू वर्कर्स गिव जॉब सिक्योरिटी, तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम नहीं लिखा हुआ। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इज बेसिकली अ फड्डा। ठीक है। 9। 9 बहुत इजी है, 1 मिनट में होना चाहिए। कंपनी आर मैन्युफैक्चर्स स्टील, कंपनी एस प्रोड्यूसेस शिप्स, कंपनी टी ऑपरेट्स ऑयल टैंकर, कंपनी बी ऑपरेट्स क्रूज लाइनर्स। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक एक पढ़ के चेक करना पड़ेगा, एक एक पढ़ के चेक करना पड़ेगा। अच्छा भाई, तो मुझे सारी स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के चेक करनी पड़ेगी। जैसे कि कह रहा है कंपनी आर मैन्युफैक्चर्स स्टील, कंपनी एस प्रोड्यूसेस शिप्स, कंपनी टी ऑपरेट्स ऑयल टैंकर, कंपनी बी ऑपरेट्स क्रूज लाइनर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इफ आर टेक्स ओवर एस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। अगर आर एस को ले लेता है, आर एस को ले लेता है, आर स्टील बनाता है और एस जो है ना वो शिप्स बनाता है। तो पहले तो ये बता दो, वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है? जब आप मर्ज करते हो
इंडस्ट्री सेम होती है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट होता है। तो वर्टिकल दो तरीके की, फॉरवर्ड बैकवर्ड। फॉरवर्ड तब होगी जब आप कस्टमर के साथ मर्ज करो, बैकवर्ड तब होगी जब आप किसके साथ मर्ज कर रहे हो, बैकवर्ड तब होगी जब आप किसके साथ मर्ज कर रहे हो, सप्लायर के साथ, राइट। फॉरवर्ड वर्टिकल तब है जब कस्टमर के साथ, बैकवर्ड वर्टिकल तब है जब सप्लायर के साथ। तो यार ये स्टील बना के शिप को देता होगा ना, तो हाँ ये आंसर हो सकता है। अब बी पढ़ते हैं। इफ एस टेक्स ओवर वी, एस ले लेता है वी को, एस वी को ले लेता है, शिप और क्रूज लाइनर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। चलो पढ़ते हैं। इफ टी टेक्स ओवर एस, टी टेक ओवर करता है एस को, शिप और ऑयल टैंकर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ये भी सही लग रहा है। इफ बी टेक्स ओवर एस, बी ने एस को ले लिया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल, सेम इंडस्ट्री सेम स्टेज। नहीं, शिप वाला शिप वाले को लेता तो हॉरिजॉन्टल होती, तो एक तो पता चल गया डी गलत है। अब ए बी सी वापस पढ़ते हैं, देखो कुछ ना कुछ तो मसला पता चलेगा। अब ए बी सी वापस पढ़ते हैं, आओ। इफ टी टेक्स ओवर एस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, जब आप अपनी फील्ड से हट के काम कर रहे हो, जैसे कि कबाबजीज और एयरसॉफ्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है टी, टी ने एस एस को टेक ओवर करा, ऑयल टैंकर वाला शिप को, ऑयल टैंकर वाला शिप को। तो यार ये ऑयल तो शिप में ही जाता है, तो मतलब मिलती जुलती है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं है कहीं से भी। हाँ ये होता है रेस्टोरेंट वाला शिप को खरीद रहा होता तो हो सकता था। इफ एस टेक्स ओवर वी, एस ने किसको टेक ओवर कर लिया, वी को। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। शिप वाला क्रूज लाइनर को, भाई पहले शिप शिप वाला क्रूज लाइनर को कर रहा है, तो ये कस्टमर है, ये सप्लायर थोड़ी है। ये तो गलत हो गया बी भी। इसका आंसर बचता है ए। ठीक है, समझ आया। आर एस को ले रहा है, स्टील बना के ये शिप को दे रहा है, शिप स्टील से बनती है, तो ये फॉरवर्ड हुई ना। ठीक है, ये फॉरवर्ड हुई। सही। ठीक है, चलें 10 वाला करके दें जरा। देर आर टू फर्म्स इन एन इंडस्ट्री, दो फर्म। फर्म एक्स फेसेस अ चॉइस, इट कैन ईदर एक्ट इंडिपेंडेंटली और वर्क विद इट्स राइवल। या तो ये खुद ही काम कर ले वन मैन शो पे, या राइवल के साथ मिल जाए। इफ इट एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, इट्स प्रॉफिट वुड बी 900 अ वीक, बट इट कुड बी ओनली 400 अ वीक डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट्स राइवल डज। ये कह रहा है अगर ये अकेले काम करेगा तो मई एक हफ्ते का 900 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन ये 400 भी हो सकता है, उसके राइवल की हरकत के ऊपर डिपेंड करते हुए। इफ इट वर्क्स विद इट्स राइवल, द जॉइंट प्रॉफिट ऑफ द टू फर्म्स टुगेदर वुड बी 1400, 700 ईच। ठीक है, इट हैज नो नॉलेज ऑफ व्हाट द राइवल्स पॉलिसी विल बी, विच कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्स दिस सिचुएशन। बहुत इजी है और आंसर एक सेकंड में आना चाहिए सामने आंसर। कंटेस्टेबल मार्केट है, कंटेस्टेबल मार्केट में तो आप ऑपरेट करते थे बिटवीन एमसी एंड एटीसी। भाई ये तो है ही नहीं। किंग डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व तो नॉन कॉलिजिव ओलिगोपोली को रिप्रेजेंट करता है, और फर्म और इंडस्ट्री एक ही प्राइस के ऊपर बेच रहे होते हैं। ये तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या होती है, अभी करवाया था ऊपर सवाल, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शेयर होल्डर एंड मैनेजर, तो ये भी नहीं हो सकती। प्रिजनर्स डेलिमना, याद है आपको एक टेबल करवाया था मैंने जिसको गेम थ्योरी भी कहते हैं। सही है। एंड पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं जिसको, ये यही तो बोल रहा है ये, कि इसको दूसरे के बारे में नहीं पता। याद है अगर एक बंदा एडवर्टाइज करता है तो दूसरे को भी एडवर्टाइज करेंगे, तो दूसरे का प्रॉफिट सेम हो जाएगा, फिर वो उसको देख के एडवर्टाइज करेगा। याद आ गई कहानी। ओके 10, 11, 11। A government wishes to use market forces to remove a negative externality in the consumption of a good, which policy is likely to be most effective? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हटानी है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कौन से गुड में होती है, जरा याद दिला दो, डीमेरिट गुड। तो ये पूछ रहा है कौन सी पॉलिसी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। एक सेकंड में होना चाहिए ये।
इट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द गुड, ये कह रहा है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, हो सकता है, और एडवर्टीजमेंट से डिमांड कम हो जाएगी। सही है, ये हो सकता है। इट शुड गिव प्रोड्यूसर द सब्सिडी, नहीं तो लोग और सिगरेट पियेंगे, सुट्टेबाज बन जाएंगे। इससे तो सप्लाई और बढ़ जाएगी और गुड ओवर प्रोड्यूस हो जाएगा। इट शुड इम्पोज एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंज्यूमर टू रिड्यूस कंजम्पशन टू दी सोशली एफिशिएंट लेवल। इट शुड नॉट इंटरफेयर एट ऑल, क्यों नहीं इंटरफेयर करे भाई, क्यों नहीं करे? तो अब आंसर ए या सी? सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होगी, एडवर्टीजमेंट या इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स ना। एडवर्टीजमेंट क्यों सबसे ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, इसने मोस्ट इफेक्टिव बोला है क्योंकि एडवर्टीजमेंट का एक मसला है कि एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आएगा, लोग फौरन से सुट्टा मारना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्राइस फौरन से बढ़ जाएगी, क्वांटिटी फौरन से कम हो जाएगी। वो भले इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दिस वुड एक्ट मोर प्रॉम्प्टली, ये सबसे ज्यादा अच्छे से काम करेगा। सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। A government decides to replace a private company with its own company to collect household waste. Why could such action be justified? गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो प्राइवेट कंपनी को अपनी कंपनी से रिप्लेस करेगी, मतलब वो प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन से नेशनलाइजेशन की तरफ जा रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, प्राइवेट इदारे को नेशनलाइज कर रहा है, जैसे कराची में के इलेक्ट्रिक को KESC कर रहा है। तो क्या होगा यार, कौन सा होगा? Waste collection is a public good. Cost of waste collection. Waste collection is a public good. Cost of waste collection are bound to be lower if paid out of local tax. ठीक है। और क्या कह रहा है ये, प्राइवेट कंपनीज आर ऑलवेज लेस एफिशिएंट एंड गवर्नमेंट कंपनी, ये तो गलत कह रहा है यार, प्राइवेट कंपनी ज्यादा एफिशिएंट होती है, गलत बात कह रहा है, सी तो गलत है। वेस्ट कलेक्शन इज अ पब्लिक गुड, नो पब्लिक गुड्स आर स्ट्रीट लाइट, ये सब चीजें। ये वेस्ट पब्लिक की जिम्मे, पब्लिक गुड कहाँ से हो गया, ये गवर्नमेंट थोड़ी प्रोवाइड करती है। प्राइवेट कंपनीज माइट पुट प्रॉफिट बिफोर कंज्यूमर नीड्स, हाँ प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ना, तो इस वजह से। क्यों? क्योंकि आपको पता है, हम पाकिस्तानी इतने बेवकूफ लोग हैं कि हम हमारा जो गार्बेज है ना, वो हम जला देते हैं। और चाइना हमारा ही गार्बेज कलेक्ट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी है, उसको रिन्यूएबल रिसोर्स में क्रिएट कर रही है। ठीक है। व्हाट इज अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन, ये बोल रहा है क्या फेलियर है। एन इनडायरेक्ट टैक्स मस्ट इक्वल टू एक्सटर्नल कॉस्ट इज इम्पोज ऑन सिगरेट एंड द डिमांड फॉल्स। ये तो सही बात कह रहा है ना, 13 का ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। 13 का ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। ये तो सही स्टेटमेंट है, ये तो सही स्टेटमेंट है कि इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट एक्सटर्नल कॉस्ट के इक्वल होगा, तभी वो कामयाब होगा। लिमिट्स आर प्लेस्ड ऑन अ ट्रेड यूनियन रिस्ट्रिक्शन दैट इंक्रीज मोबिलिटी, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस कंट्रोल्स ऑन ब्रेड आर रिमूव्ड विच अलाउ अ फ्री मार्केट टू ऑपरेट, कह रहा है प्राइस कंट्रोल हटा दिए जाते हैं विच अलाउ अ फ्री मार्केट टू ऑपरेट, तो ये भी सही कह रहा है। प्राइस कंट्रोल हटा दिए जाते हैं तो इक्विलिब्रियम पे काम होता है। टैरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन imported good which cause the Gini coefficient to increase। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये इसका आंसर है। ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन सब केसेस में कामयाब होगी, इस केस में फेल हो जाएगी भाई। टैरिफ इंपोर्टेड गुड के ऊपर लगता है, उसका गिनी कोएफिशिएंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये कह रहा है अगर टैरिफ लगेगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी यार, टैरिफ लगेगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे बढ़ेगी? अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो नहीं बढ़ेगी। तो डी वाली बात तो गलत कह रहा है ना, हाँ इलास्टिक के केस में तो सही कह रहा है, इन इलास्टिक में गलत कह रहा है। ठीक है। 14 व्हाट वुड शिफ्ट द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व फॉर वर्कर्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल टू राइट। मतलब ये कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ये कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, कौन से फैक्टर से बढ़ेगी? अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल व्हीकल, पहला पढ़ रहा हूँ, अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल व्हीकल। अगर पेट्रोल व्हीकल की प्राइस कम होगी तो पेट्रोल व्हीकल की डिमांड, तो इससे तो नहीं होगा, क्यों? अगर पेट्रोल व्हीकल की प्राइस कम होगी तो पेट्रोल व्हीकल की डिमांड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, तो इससे ए से तो नहीं हो सकता। और डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक कार वर्कर, तो ये क्यों कह रहा है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, राइट वर्ड शिफ्ट बोल रहा है। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स 14, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। यस 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 यस। An increase in wage rate of electric vehicles worker,
अच्छा, अब आप मुझे जरा जवाब दे दें कि अगर 14 तक आपको सारे एमसीक्यू क्लियर है, 15 तक, तो फिर आप मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। 15 करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे चल रहा हूँ। 15, 15 ईजी है। सेम चीज मैंने आपको क्लास में भी कराई है। ये याद है, ये कौन सा था? ये एमआरपी कर्व था, याद है? एमआरपी थ्योरी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी। अगर ज्यादा वर्कर रखेंगे तो क्या होगा, कम वर्कर रखेंगे तो क्या होगा। ये डायग्राम शोज अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म्स एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जैसे ही मैंने पढ़ा तो मुझे याद आ गया, वेज इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इसने एपीएल दिया हुआ है और एमपीएल दिया हुआ है। हाउ मेनी वर्कर्स विल फर्म एम्प्लॉय एट वेज ऑफ डब्ल्यू? कितने वर्कर एम्प्लॉय करने चाहिए? अच्छा जी, पहले तो लेबलिंग कर देते हैं। सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू वेज। अब जरा बताओ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल क्या होता है जहां पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो पॉइंट होता है जहां पे एमआरपी और एमसीएल इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है? एमआरपी और एमसीएल। तो ऐसे दो पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, एक यहाँ पर दिख रहा है, एक को मैं इधर कर देता हूँ इक्विलिब्रियम ई 1, और एक ये वाला दिख रहा है इक्विलिब्रियम ई। एक इक्विलिब्रियम ई 1 या एक इक्विलिब्रियम ई। तो अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कौन सा होना चाहिए। चलो पहले देखते हैं। अगर इक्विलिब्रियम ई के मुताबिक N1 के ऊपर ऑपरेट करता हूँ, अगर मैं N1 के ऊपर ऑपरेट करता हूँ, तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा मैं और वर्कर को हायर करूंगा, उतना मेरा उतना मेरा उतना मेरा क्या कहते हैं, जितने ज्यादा मैं और वर्कर को हायर करूंगा, जितने ज्यादा मैं और वर्कर को हायर करूंगा, उतना ज्यादा मेरा मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ेगा। वर्कर और रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा, तो ना O N1 हो सकता है, ना O N2 हो सकता है। पहली बात तो ये कि N2 और N4 तो हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई चीज पढ़ाई है कि वेज और एवरेज प्रोडक्ट फॉर लेबर इक्वल हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा है ना। ये कर्व तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसा ही है ना, तो आंसर या तो N1 या तो N3 बचता है, या तो N1 या तो N3। N3 वो पॉइंट है जिसके ऊपर एमसीएल और एमपीएल इक्वल है, बिल्कुल मैक्सिमाइजिंग लेवल है। सीधा सीधा आंसर सी था, डी नहीं है इसका। मैंने नोट्स में भी सेम चीज आपको कराई हुई थी। याद करो, मैंने दो क्वांटिटी बनाई थी, एक ये बनाई थी, एक ये बनाई थी, एक ये बनाई थी और एक ये बनाई थी, ऐसा ही था। याद है आपको? और आप मुझे बच्चे पूछते भी थे, सर पीछे वाला भी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है, ये ई वाला। फिर मैं जवाब देता था कि यार अगर आप और आगे आगे आते रहोगे तो ये वाला सबसे ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉइंट है। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लेबर कॉस्ट में और रेवेन्यू में दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अगर सब मेरे साथ 15 वाले एमसीक्यू तक साथ हैं तो मुझे बताएं, फिर मैं लेफ्ट ओवर 15 की तरफ जाऊं। एमसीक्यू नंबर 16, विच चेंज इज लाइकली टू रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर मनी। ये कह रहे हैं मनी डिमांड कम हो। भाई इंसान पैसों की डिमांड तीन पर्पस के लिए करता है: ट्रांजैक्शन पर्पस, प्रीकॉशन पर्पस, और स्पेक्यूलेटिव पर्पस। ट्रांजैक्शन मतलब स्पेंडिंग, प्रीकॉशन मतलब सेविंग, और स्पेक्यूलेटिव मतलब इन्वेस्टमेंट। तो ये कह रहा है पैसों की डिमांड, कौन से ऐसे चेंज से पैसों की डिमांड कम होगी? 16 वाला कह रहा है कौन से ऐसे चेंज से? डिक्रीज इन यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड बाय कंज्यूमर। ये कह रहे हैं डिमांड फॉर मनी। क्रेडिट कार्ड के अंदर तो, क्रेडिट कार्ड तो वो कार्ड है जिसके अंदर पैसे नहीं भी हो तो भी कड़ी आएंगे। तो डिमांड फॉर मनी मतलब लिक्विड, लिक्विड। याद है आपको? लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विड फंड्स। डिमांड फॉर मनी रिप्रेजेंट्स लिक्विड फंड्स। दीज आर नॉट लिक्विड, द मनी इन योर क्रेडिट कार्ड इज नॉट योर लिक्विड फंड। लिक्विड फंड तो वो है जो आपके कैश पड़ा हुआ है हाथ में। तो ए इज नॉट द आंसर। अ स्विच फ्रॉम मंथली टू वीकली पेमेंट्स ऑफ वेजेस। यार मंथली से वीकली पे चले गए तो डिमांड फॉर मनी कम होगी ना। सही है, डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी 16 में। अच्छा, अब पढ़ते हैं कि सी डी क्यों नहीं है। अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कम होगा, सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा। ये लो, ये लिख देता हूं मैं। इंटरेस्ट रेट कम होगा, पहले सेवर के ऊपर बात कर लो, सेवर सेव कम करेगा,
स्पेंड ज्यादा करेगा तो मनी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, और सवाल कह रहा है मनी डिमांड कम हो। डी, एन इंक्रीज इन परसीव्ड रिस्क इन इन्वॉल्व इन होल्डिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। भाई अगर बॉन्ड्स में रिस्क होगा तो लोग बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो बॉन्ड का ऑल्टरनेटिव है कि लोग कैश पे पैसे रखेंगे, तो कैश की डिमांड, मनी डिमांड बढ़ जाएगी। सही। अ स्विच फ्रॉम मंथली टू वीकली पेमेंट ऑफ वेजेस। बेटा वेजेस पहले मंथली पे होती थी, तो मंथली के लिए मनी डिमांड जो है ना वो बढ़ जाती थी, अब वीकली हो गई है, तो पैसों की डिमांड कम हो जाएगी ना भाई, हर हफ्ते काम करो पैसे लेके जाओ। ठीक है। ओके। 17, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू अ डिक्रीज इन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यार स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती थी, कोई बच्चा याद दिलाएगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती थी? जब चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती थी? चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। जैसे कि कोई मिसाल याद है, कोई किसी को मिसाल याद है? मैंने मिसाल भी दी थी, वॉलमार्ट याद है आपको? फ्रॉम लेबर टू कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, फ्रॉम लेबर टू कैपिटल इंटेंसिव। ये 17 हो गया। आओ ढूंढते हैं। अ फॉल इन इन्फ्लेशन एंड एन इंक्रीज इन लेंडिंग फॉर लो इनकम हाउस होल्ड्स। अ फॉल इन रियल वेज। अ फॉल इन रियल वेज, ये नहीं हो सकता। अ फॉल इन रियल वेज एंड एन इंक्रीज इन सब्सिडी फॉर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। अ फॉल इन रियल वेज मतलब रियल वेज, रियल इनकम की बात करें, रियल इनकम कम हो रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। अम, इससे तो देखो, अच्छा पहले सवाल पढ़ लेना, आप लोगों ने सवाल सही से नहीं पढ़ा है। लीड टू अ डिक्रीज, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम किससे हो? तो ए तो नहीं हो सकता। बी इसलिए नहीं है क्योंकि ये कह रहा है कि रियल वेज कम हो, सब्सिडी बढ़ जाए टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के लिए, तो इससे तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी ना, क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इससे तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो बी तो नहीं हो सकता। सवाल कह रहे हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज किससे होगी? एन इंक्रीज इन टैरिफ एंड लोअर टैक्सेस फॉर न्यू बिजनेस। एन इंक्रीज इन टैरिफ एंड लोअर टैक्सेस फॉर न्यू बिजनेस। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स। तो जब इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स लगेगा, मशीन के ऊपर टैक्स लगेगा, तो वो क्या करेगा? मशीन के ऊपर टैक्स लगेगा तो फिर वो मशीन कम खरीदेगा, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। यस, योर आंसर इज सी, लेकिन डी भी पढ़ लेते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ नेशनल मिनिमम वेज एंड बेटर वर्किंग कंडीशन, इससे तो वेज बढ़ेगी और कुछ भी नहीं होगा, और वेज बढ़ेगी तो वो एम्प्लॉयर जो है ना वो कम वर्कर को हायर करेगा। ठीक है, वो कम वर्कर को हायर करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। सही है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एम्प्लॉय बोलेगा मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करूंगा, एम्प्लॉयर बोलेगा कि मैं ज्यादा वेज पे कम वर्कर हायर करूंगा, तो आप देखो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो सरप्लस होगा, वर्कर का सरप्लस होगा, और जब वर्कर सरप्लस में होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जब वर्कर सरप्लस के अंदर होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो डी भी नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो, स्ट्रक्चरल को तो छोड़ दो, ये कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है। 18, वाई माइट कंट्री एक्स हैव अ हायर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देन कंट्री वाई। ये कह रहे हैं कंट्री एक्स कंट्री एक्स में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाई से ज्यादा क्यों होगा? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होगा? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता था, जो तीन अनएम्प्लॉयमेंट को मिला के बनाता है, सीजनल, स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल, याद है आपको? उसमें सिक्लिकल नहीं होता था, तो ये कह रहे हैं कि एक्स में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज्यादा होगा? तो एक एक करके सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देर इज अ हाई लेवल ऑफ ट्रेड यूनियनाइजेशन इन एक्स। ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। हाँ, दिस इज द आंसर, लेकिन बाकी पढ़ते हैं। देर इज मोर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन एक्स, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए, ये कह रहा है हाई क्यों है? बी से तो बी की वजह से तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए ना, ट्रेनिंग मिल रही है वर्कर को। देर आर ग्रेटर इंसेंटिव्स टू वर्क, वर्कर ज्यादा काम करेगा, इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। देर इज अ हाई लेवल ऑफ जॉब वैकेंसी, जॉब ज्यादा है, इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो आंसर ए बचता है। ठीक है।
ट्रेड यूनियन पावर ज्यादा है, वो फटा करता है ज्यादा वेज पे, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। 19, कसम से एक सेकंड का सवाल है, हाँ। बच्चों वाले ओ लेवल का बच्चा भी कर सकता है। 19, ओवर द पीरियड ऑफ अ ईयर नॉमिनल नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 2%, इन्फ्लेशन वॉज 3% एंड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1%, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहले ये बता दो, रियल इनकम का फॉर्मूला होता है नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। ये कह रहा है इन्फ्लेशन रेट 3% है, नॉमिनल इनकम 2% है, तो क्या हुआ है? रियल इनकम गिर गई, रियल इनकम गिर गई कितने परसेंट से? रियल इनकम गिर गई, ये बात फिक्स है। रियल इनकम गिरी है, ये बात फिक्स है। देखो, रियल इनकम कम हुई है, ये बात मानते हो? परसेंट को छोड़ दो, अभी परसेंट के मुताबिक 1% होना चाहिए, लेकिन 1% में तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो बी गलत है, सी भी गलत है। देयर वॉज नो चेंज इन रियल इनकम, बकवास कर रहा है, आंसर बचता ही यही है। ठीक है दुआ। भाई ए भी कह रहा है, बी भी कह रहा है इंक्रीज, सी भी कह रहा है इंक्रीज, तो नहीं हो सकता। डी कह रहा है चेंज ही नहीं है साला, ये भी नहीं है भाई। ठीक है, ओके। 20, what is most likely to be most effective policy to reduce inflation caused by a rapid rise in import price? भाई इंपोर्ट को कम करने के लिए क्या करें? इंपोर्ट को कम करने के लिए टैरिफ लगाते हैं। इंपोर्ट को कम करने के लिए टैरिफ लगाते हैं ना। इंपोर्ट को कम करने के लिए टैरिफ लगाते हैं। इंपोर्ट को कम करने के लिए टैरिफ लगाते हैं, ऐसा ही है। खत्म खत्म खत्म। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, आंसर इज डी फॉर डॉग। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। What is most likely to be most effective policy to reduce inflation caused by rise in import price? ये बोल रहे हैं import price की बढ़ने की वजह से what is likely to be the most effective policy to reduce inflation caused by a rise in import price? मतलब लोग इंपोर्टेड गुड छोड़ के डोमेस्टिक गुड के ऊपर आ गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई आ गई। तो ये कह रहा है ऐसी कौन सी पॉलिसी होगी जिसके थ्रू इन्फ्लेशन कम हो जाए। देखो सवाल पढ़ो गौर से, अगर सवाल जल्दबाजी में पढ़ा तो सी कर दिया, आंसर गलत हो जाता। सवाल कह रहा है कि इंपोर्ट की प्राइस बढ़ी तो लोग स्विच हुए डोमेस्टिक गुड के ऊपर, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई आई। तो अब आप सवाल कह रहे हैं, अब आप बता दो ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसके थ्रू इन्फ्लेशन कम हो सकती है। तो अ डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अ डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट कम होगा, सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा, तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन कम नहीं होगी, इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगी, तो ए नहीं हो सकता। बी भी नहीं हो सकता, इनकम टैक्स कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। एन इंक्रीज इन ट्रेड टैरिफ ऑन इम्पोर्ट, तो इससे भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, लोग डोमेस्टिक गुड के ऊपर स्विच होंगे क्योंकि इम्पोर्टेड गुड महंगा होगा, तो वापसी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, तो आंसर डी बचता है और डी इज द राइट आंसर। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन से एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ेगी, एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू कम होगा, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, तो डिमांड पर इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड। एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है तो इंपोर्टेड गुड सस्ता होगा, इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर है डी, सही। 20 का डी। 21 करते हैं। Which macroeconomic policy objective will not apply to a government in a closed economy? क्लोज्ड इकोनॉमी, बेटा दो इकोनॉमी होती है, एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज्ड। क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जो ट्रेड के लिए ओपन नहीं होती। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? जो ट्रेड के लिए ओपन नहीं होती है, नॉट ओपन टू इंटरनेशनल ट्रेड। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन नहीं है। जब ये पूछ रहा है कौन सा अप्लाई नहीं होगा, कौन सा इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव अप्लाई नहीं होगा। अच्छा भाई, अचीविंग अ लो एंड स्टेडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये तो अप्लाई होगा ना, महंगाई को कंट्रोल करना। अचीविंग अ मोर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये भी होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अचीविंग अ सरप्लस ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, भाई
क्लोज्ड इकोनॉमी है, ट्रेड के लिए ओपन ही नहीं है, तो ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है, पैसों का आना जाना हो ही नहीं रहा, तो ये होगा ही नहीं ना ये ऑब्जेक्टिव, सो दिस इज द आंसर। ठीक है। 22 डी भी गलत है, बस आगे पढ़ो ही नहीं। मेथड लिख देता हूँ, नो इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस, उसके पीछे रीजन है नॉट ओपन टू इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। 22, गवर्नमेंट इंक्रीजेज इट्स बजट डेफिसिट टू स्पेंड मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। इट फाइनेंसेस दिस बाय प्रिंटिंग मनी, हाउ इज दिस पॉलिसी लाइकली टू अफेक्ट द गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। भाई बजट डेफिसिट को बढ़ रहा है, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और टैक्स रेवेन्यू कम है, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टैक्स रेवेन्यू। और ये गवर्नमेंट कर रहा है मनी को प्रिंट करके ज्यादा। तो जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो पहले एक बात बता दो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो इससे जॉब्स बढ़ेंगी, रोड ज़्यादा बनेंगे, जिससे इनकम बढ़ेगी, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो मुल्क में एक महंगाई आएगी जिसका नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो एक बात तो क्लियर है कि लोअर इन्फ्लेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो आंसर हो लोअर इन्फ्लेशन को मोर लाइकली या लेस लाइकली। अच्छा एक मिनट, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ठीक है। सही है। अच्छा फिर अब मुझे बताओ, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, सारे ऑब्जेक्टिव उल्टे लिखे हुए हैं। लोअर इन्फ्लेशन लोअर अनएम्प्लॉयमेंट सही है। ये तो सही लिखे हुए हैं, लेकिन ये ऑप्शन उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, तो अब आप देखना। अच्छा मुझे बताओ, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो मुल्क में ग्रोथ होगी जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बताओ जरा 22 का क्या होगा। अब तो पूरा सॉल्व कर दिया, बस अब तो ठक ठक मार्क करो। सी नहीं, सी नहीं, सी 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 सी। भाई सी होगा इसका आंसर, क्यों मैं बता देता हूँ आपको। हायर इकोनॉमिक ग्रोथ मोर लाइकली है, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, और लोअर इन्फ्लेशन लेस लाइकली है, क्योंकि लोअर इन्फ्लेशन लेस लाइकली क्योंकि गवर्नमेंट मनी सप्लाई को भी बढ़ा रही है। ठीक है। द गवर्नमेंट इंक्रीजेस The government increases interest rate to reduce the rate of inflation. The government increases interest rate to reduce the rate of inflation. What will also result from this action? भाई अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो सेवर सेव ज्यादा करेगा, स्पेंड कम करेगा, कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड फॉर लेबर कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो डी वाला ऑप्शन कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, नहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, तो डी गलत है। सेविंग कम हो जाएगी, नहीं सेविंग बढ़ जाएगी, तो बी भी गलत है। डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा, तो ए भी गलत है, आंसर सी है। क्यों है मैं उसका रीजन बता रहा हूँ, सुनिएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, सेवर सेव ज्यादा करेगा, स्पेंड कम करेगा, कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोडक्शन कम, डिमांड फॉर लेबर कम, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो ये डी गलत है, बी गलत है, ए गलत है। सर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन, इसलिए ए भी गलत है। सही है। सी क्यों है, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होगी तो आउटपुट कम होगा, मुल्क का जीडीपी कम होगा, और कंट्री में नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है। ओके 23 का हो गया सी, सी फॉर कैट। 24 बहुत इजी, एक सेकंड में कराऊंगा। दिस डायग्राम शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम टैक्स एंड टैक्स रेवेन्यू, इसको कहते हैं लेफर कर्व। ठीक है, इसको लेफर कर्व कहते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ टैक्स रेट कट फ्रॉम वाई टू जेड, इनकम टैक्स रेट कम हुआ है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया। सही है, इनकम टैक्स कम हुआ है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया, पहले वाले ऑप्शन के मुताबिक। ठीक है। विल कॉस्ट टैक्स रेवेन्यू टू डिक्रीज, टैक्स रेवेन्यू
इनकम टैक्स कम हुआ तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो ए वाली बात तो गलत है। गलत कह रहे हैं ना, डायग्राम में दिख रहा है ना। इनकम टैक्स कम हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये उल्टा कह रहा है। ये उल्टा कह रहा है। अच्छा, अ टैक्स रेट बिलो जेड एट अ टैक्स रेट कट विल कॉस्ट टैक्स रेवेन्यू टू इंक्रीज। ये कह रहा है कि अगर जेड जेड से जेड के बिलो, जेड से पहले अगर टैक्स रेट कट होता है, जैसे यहाँ पर होता है, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। नहीं भाई, क्या हो गया? गलत कह रहा है ये। ठीक है, गलत कह रहा है। द ग्रेटर रेट ऑफ टैक्स बियॉन्ड जेड, द स्मॉलर विल बी द टैक्स रेवेन्यू जनरेटेड। यस, दिस इज द राइट आंसर। ये यही तो राइट आंसर है 24 का, सी। डी भी नहीं हो सकता, छोड़ दो डी को, पढ़ो भी नहीं। ये भी बहुत इजी है। इन विच सिचुएशन डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इज मोस्ट लाइकली टू कॉज इन्फ्लेशन। डिवैल्यूएशन से इन्फ्लेशन कब होगी? तो भाई डिवैल्यूएशन लॉन्ग रन में इफेक्टिव थी जब डिमांड इलास्टिक थी। डिवैल्यूएशन कब इनइफेक्टिव थी? जब शॉर्ट रन में इनइफेक्टिव थी। शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम होते हैं। तो ऐसा आंसर ढूंढो। एक्सेस कैपेसिटी इज अवेलेबल, नो। इंपोर्ट टैरिफ्स आर रिड्यूस, नो। लोकल सब्स्टिट्यूट ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स आर अनअवेलेबल, मतलब सब्स्टिट्यूट्स कम है। सब्स्टिट्यूट्स कम है, डिमांड इनइलास्टिक है। तो इसकी वजह से मुल्क में एक इन्फ्लेशन आ जाएगी जिसका नाम होगा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। याद आ गया? तो 25 का भी आंसर सी है। डी नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट की डिमांड इनइलास्टिक। ठीक है। 26, a country imports most of the raw material used at factor input. Which policy is most likely to control cost push inflation? कौन सी पॉलिसी से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी? ये सारे रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहा है, मतलब मुल्क में ऑलरेडी कौन सी इन्फ्लेशन चल रही है? मतलब मुल्क के अंदर ऑलरेडी जो है ना वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन चल रही है। इसका आंसर भी एक सेकंड में आपको मिल जाना चाहिए। एन एप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमें इंपोर्टेड अभी भी सस्ता लगेगा। सही है। एन इंक्रीज इन रेट ऑफ इनकम टैक्स, एन इंक्रीज इन रेट ऑफ इनकम टैक्स, नहीं। इनकम टैक्स बढ़ता है तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी। तो ये तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। ये भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। ये दोनों डिमांड साइड पॉलिसीज हैं। ठीक है, आंसर है या तो ए या तो डी। दोनों डिमांड साइड है। या तो आप एक्सचेंज रेट को बढ़ा दो या सेल्स टैक्स को बढ़ा दो। सेल्स टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो उससे तो मेरा गुड महंगा होगा, तो डी भी नहीं हो सकता। और ये कह रहे हैं सेल्स टैक्स को बढ़ाओ, अगर कम कह रहा होता तो डी कर देता, तो फिर आंसर ए बचता है। ठीक है। ओके। 27, Germany, one of the world's strong trading nations, achieved a surplus on the current account of the balance of payment. Which income flow would not have been included in the calculation of Germany's current account? ये बोल रहा है कौन सी चीज इंक्लूड नहीं हुई होगी करंट अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट के चार कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रेड इन गुड, ट्रेड इन सर्विस, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर। गुड्स की ट्रेड को विजिबल, सर्विस की ट्रेड को इनविजिबल, नेट इनकम को प्राइमरी इनकम कहते हैं और नेट ट्रांसफर को सेकेंडरी इनकम कहते हैं। ये बोल रहा है कौन सी चीज इंक्लूड नहीं हुई भी होगी। आओ देखते हैं। डिक्लाइनिंग सेल्स ऑफ जर्मन कार फॉर एक्सपोर्ट ओवरसीज, ये तो रिकॉर्ड हुई भी होगी। फॉलिंग अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम विजिटर टू जर्मनी, ये भी होगी। इंक्रीजिंग ट्रांसफर ऑफ एड टू लेस डेवलप्ड कंट्री, ये भी हुई होगी। इन्वेस्टमेंट इन द नेचुरल गैस पाइपलाइन लिंक टू इट्स मेन फॉरेन सप्लायर, नहीं भाई, ये लिंक नहीं होगी। ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। ये तो लिंक होगी सारी, ये लिंक नहीं होगी। तो 27 का डी। ठीक है। 28, a country manages its foreign exchange rate against the US dollar within a narrow but changing band. बैंड, जब बैंड का जिक्र होगा, एक होता है लोअर बैंड, एक होता है अपर बैंड। ये जो बैंड्स हैं ये मैनेज फ्लोटिंग के अंदर होते हैं। ये जो बैंड्स है भाई, फिक्स तो वो है जिसमें गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, फ्लोटिंग वो है जिसके अंदर डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से चेंज हो रहा है एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोटिंग क्या है? एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है, उसी के दरमियान एक्सचेंज रेट ऑपरेट करेगा। तो 28 का क्या होगा? 28 का सी होगा। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग। ओके। ओके। फिक्स क्यों नहीं है? ये गवर्नमेंट फिक्स कर देती है इस रेट के ऊपर एक्सचेंज रेट को। फ्लोटिंग जो है वो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से होता है। और ट्रेड वेटेज नहीं होता। ठीक है, इससे नहीं होता, सी है आंसर। 29 में
29 मैंने ना 29 आपको उससे पहले एक पेपर के अंदर कराया हुआ है, मेरी एएस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मैं 29 रिपीटेड एमसीक्यू है, मैं 29 का डायरेक्ट आंसर मार्क कर रहा हूँ, ए है। आप खुद चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वॉइस नोट भेज दूंगा, ठीक है। 30, व्हाट इज likely to happen in a developing country as it becomes more developed? भाई, what is likely to happen in a developing country as it becomes more developed? डेवलपिंग कंट्री में क्या होगा जब वो और डेवलप्ड होना शुरू होगी, मतलब पाकिस्तान और तरक्की के रास्ते पे चलता है, तो क्या होगा? अ लोअर परसेंटेज ऑफ पीपल विल गो टू यूनिवर्सिटी, नहीं भाई, लोग ज्यादा यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो ये तो गलत कह रहे हैं। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल राइज, हाँ ये सही कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विल इंक्रीज, नहीं, डेवलप्ड इकोनॉमी वो है जिसके अंदर लोग पढ़े लिखे होते हैं, और पढ़े लिखे लोगों को पता होता है कि स्मॉल फैमिली साइज का होना फायदेमंद है। और डेवलप्ड इकोनॉमी में ऑप्टिमम पॉपुलेशन को रखने के लिए पॉलिसीज भी लगाई जाती हैं, तो ना ए है ना सी है। द टेरिसी सेक्टर विल डिक्लाइन इन इंपॉर्टेंस, नहीं, डेवलप्ड इकोनॉमी तो वो है जो टेरिस्ट्री के ऊपर होती है, डेवलपिंग वो है जो प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो डी भी गलत है, आंसर इज बी, ठीक है। तो आई होप दिस February March 2024 paper is clear to everyone. Once the recorded is uploaded at the Google Drive portal and on the YouTube, I'm going to share this PDF with you as well around till 2 at night, okay? Thank you जी, अल्लाह हाफिज।